गुड मॉर्निंग एवरीवन। राउल्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसी चैप्टर में इस टॉपिक से पहले हम पढ़ चुके हैं कि राउल्स का लॉ वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है। वॉलेटाइल जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, वेपोरेशन का बन जाता है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो खुद तो बनते नहीं है, साथ में दूसरे को भी परेशान करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें और हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पर अगर हम चार बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ये प्योर सॉल्वेंट है, इसको अगर हम देखें, इसका वेपर प्रेशर जो है, ऊपर लिड हमने लगाया हुआ है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, इसी सॉल्वेंट के ऊपर। लेकिन जैसे ही हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, तो जो ये ब्लैक वाले आप देख रहे हो ना, ये आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बना ना, हम ध्यान से देखते हैं कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये ब्लैक वाले क्या करेंगे, एक इंटरफेरेंस पैदा करेंगे किसको, प्योर सॉल्वेंट को, जो वेपराइज्ड है, जो वॉलेटाइल है, उसको आगे बढ़ने से, वेपर प्रेशर उसकी बनने से रोकेंगे। तो सॉल्यूट का, राउल्स लॉ ने कहा, नॉन वॉलेटाइल को जब भी मिक्स करते हो तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का, जो सॉल्यूशन का होता है, वो लेस होता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, और आपने अगर यहाँ पे देखा है, ये प्योर सॉल्वेंट है, आराम से आके इसकी वेपर प्रेशर बन रही है, आराम से हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ मिला देंगे नॉन वॉलेटाइल, तो ये बीच बीच में इसको इंटरफेरेंस करेंगे और इसको बहुत ही कम, मिनिमम क्वांटिटी में इसको ऊपर जाने देंगे। तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा, इसका वेपर प्रेशर लेस होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हमारी खत्म हुई। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आगे बढ़ना है बच्चों का, हम हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है, डेफिनेशन आती है कि अकॉर्डिंग टू Raoult's law for non-volatile solute, the vapor pressure of solution is found to be less than that of the pure solvent। क्योंकि सॉल्यूशन में तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला है, ये चीज हमें समझ में आई। वेरी राइट। तो राउल्स लॉ है फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो राउल्स लॉ ने बताया कि जो सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन में, वो इक्वल और आइडेंटिकल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर आपको ध्यान से लर्न होगा और ध्यान से याद होगा, तो आपको ये ध्यान होगा, हमने एक ये चीज पढ़ी थी बहुत ध्यान से, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। यही था फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, वही वो कह रहा है। उसने कहा कि जब सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब है कि जो जितना भी वेपर प्रेशर बन रहा है, वो किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, सॉल्वेंट के। और जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यानी जितना भी आपके सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बन रहा है, वो सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के, क्योंकि आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। भी हमने देखा, जो अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे, कि पीए जो है वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जो काई ए है वो मोल फ्रैक्शन है। तो हम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते हैं कि पीए जो सॉल्यूशन का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काई ए के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो हमारा प्योर सॉल्वेंट यानी पी डॉट ए लग जाएगा। तो ये चीज तो हमारी ऐसे बनी। ठीक है, वेरी राइट, ये हमारा यहाँ तक तो हमें आता गया। अब उसके बाद भी वो यही कह रहे हैं कि किसी भी टेम्परेचर को अगर हमने दिया है, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है, वो जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मोल फ्रैक्शन के, जो कि हमें यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो हमारा आपका पीए है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन की। यानी एक सॉल्यूशन में जो आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट के चक्कर में होगा। और सॉल्वेंट के किसके मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी काई ए सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, यहाँ तक हमारी स्टडी, अभी तक सब एक जैसा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम पूरा ध्यान से देखें, तो हमने जब पूरा देखा, हमारा मन ये था कि जो हमारा पी है, हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि जो हमारा पी आ रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई ए के। यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या है, आपका
मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब ग्राफ भी आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, ग्राफ आएगा, दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, यानी जितना मोलर फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही सॉल्यूशन का आपका ये जो ग्राफ है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बढ़ेगा, ठीक है। अब हमने कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P डॉट ए काई ए, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेरी राइट। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इस वाले P डॉट ए को P के नीचे ले आए तो P अपॉन P डॉट ए इज इक्वल टू काई ए, जो हमारा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हमें दिख रहा है। हमें दोनों तरफ 1 माइनस के कर दिया इक्वेशन में, बोथ द साइड सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस जो हमारा एक्स ए होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, हमें मालूम है ना, काई ए प्लस काई बी जो होता है वो क्या है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 के। तो अगर 1 माइनस हम काई ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके काई बी के बराबर आएगा। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था P नॉट ए माइनस पी अपॉन पी ए, तो आपका ये क्या आया, इससे ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी सॉल्यूशंस में, याद रखिएगा जो समझा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसमें लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाता है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। क्यों, क्योंकि जब दो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट जो कि मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हम उसको देखें उसका जो प्रेशर, वेपर प्रेशर है, अगर दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा और वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन अगर हम उसमें एक चीज ऐसी मिला रहे नॉन वॉलेटाइल जो कि सॉल्वेंट को मिलने, सॉल्वेंट को भी आगे बढ़ने से इंटरफेरेंस डाल रही है, तो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो क्या कहा था राउल्स ने, उन्होंने कहा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने मिलाया हुआ है वो हमेशा इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होगी किसके, सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। क्योंकि यही निकला हमारा, जो हमारा आया था एक्स, जो हमारा काई भी निकला था वो क्या था, सॉल्यूट का ही था। तो यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूट जो नॉन वॉलेटाइल है, राउल के अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो तो जो उसकी रिलेटिव लोअरिंग होगी वो किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाती है, वो होती है सॉल्यूट के एट ए गिवन टेम्परेचर। यहां तक की हमारी कहानी पूरी हुई, ठीक है। अब इसमें आपका दिखाया गया है कि नीचे अगर आप ध्यान से दें, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है और ग्राफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में है। तो ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और स्ट्रेट लाइन किसके अकॉर्डिंग मिलती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो लीनियर इक्वेशन चलती रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। अब इस ग्राफ का मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही एक डायरेक्शन में जाएगा। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑलवेज भी रिमेंबर वन थिंग जो आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है राउल्स लॉ, एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ के केस में। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने जब आपको इस टॉपिक के पहले टॉपिक में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ाया था तो उसमें क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का था जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही थी, ठीक है। राउल्ट लॉ ने कहा कि अगर हम राउल्ट लॉ को देखते हैं, जहां पर बात आई थी किस चीज की, राउल्ट लॉ आप लोग ने सबने देखा है कि पी जो होता है सॉल्यूशन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काई ए के, या हम कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। इसका मतलब होता है कि जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो आपका राउल्ट का स्पेशल केस जो बनता है वो सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का बनता है, क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब ही है कि जब कोई चीज आप बॉइल कर रहे हो वो गैसेस में यानी इवेपोरेट हो रही है, नॉन वॉलेटाइल में नहीं होता। फिर से याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन में एग्जाम में आता है कि स्पेशल केस केवल वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट के लिए ही आपके बनता है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए ही बनता है। तो राउल्ट ने हमें ये दिया था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। ऐसे ही हमारे हेनरी ने बोला था कि अगर हम गैसेस का पार्शियल प्रेशर देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। दोनों ने एक ही बात करी। फॉर्मूला था जो आपका हेनरी का था वो क्या था, वो था P इज इक्वल टू के एच इंटू काय। दोनों चीजों में सेम था, बस डिफरेंस कहाँ था कि राउल्स बात कर रहे थे कि राउल जो
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सॉल्वेंट के। वैसे ही आपकी बात हेनरी कह रहे थे कि हमारा जो प्रेशर होता है गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। दोनों ही चीजों में वेपर बन रही है, दोनों ही चीजों में गैस की बात हो रही है, और किसके, दोनों ही आपके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए नॉट डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसमें आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी ए नॉट था, और नीचे हेनरी के केस में के एच था। तो राउल्स लॉ ने कहा कि ये स्पेशल केस हेनरी लॉ का, जिसमें के एच यानी हेनरी कांस्टेंट जो है जब इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही राउल्स लॉ स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी के केस में। हेनरी ने कहा था उनका जो लॉ है वो किस पे काम करेगा, डाइल्यूशन पे काम करेगा, यानी एज द सॉल्यूशन बिकम्स मोर डाइल्यूट, जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाएगा यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन तक, तो कंपोनेंट जो होगा वो बिहेव करेगा मोर आइडियली। यहां तक बात दोनों सही आ गई, बिल्कुल सेम सेम चलता रहा, बहुत ध्यान से मैंने समझाया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस और सिमिलैरिटी राउल्स और हेनरी में यही थी कि जो राउल्स थे उनमें ये सिमिलैरिटी थी हेनरी और राउल में, दोनों ही पार्शियल जो प्रेशर्स थे वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, फर्स्ट है। और सेकंड दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात कर रहे थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि राउल लॉ में जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था वो आपका वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं पी ए नॉट था राउल्स के केस में, राउल्स लॉ के केस में। और नीचे जो आपका हेनरी लॉ था उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, के एच था, बस ये डिफरेंस था। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो स्पेशल केस बन जाएगा, ये बात भी हमने कही थी। तो यहाँ तक हमारी बात अभी सबको समझ की बात आती है बाइनरी लिक्विड के सॉल्यूशन में, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स के, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, याद रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं, माना हमने दो सॉल्यूट पार्ट लिए क्योंकि बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो जब उनको हम मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, आप सपोज ए है, या हम बात करते हैं सपोज आपके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के वो ए थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके ये है सॉल्यूट के, ये है सॉल्वेंट के, और सॉल्यूशन के हो जाएंगे ए बी। तो आपस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ही। जब उनका सॉल्यूशन बने तो वो भी आपके सॉल्यूशन कैसा बने, सिमिलर बनना चाहिए। इसमें उन्होंने ये बोला था कि राउल्स लॉ ने ये बोला था कि जो आपका ऑल दी कंसंट्रेशन होती है और टेम्परेचर की रेंज होती है, पार्शियल प्रेशर जो होता है ईच कंपोनेंट का प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली थी एट अ गिवन टेम्परेचर में, ठीक है। एंथैल्पी जो होती है मिक्सिंग की, जब इनको मिक्स करेंगे तो वो कितनी होती है, जीरो होती है। इसका मतलब होता है नो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड जब ये आपका बन रहा है। डेल्टा वी यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो वो भी जीरो, इसका मतलब है मिलने के बाद मालूम नहीं होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूट या सॉल्वेंट कौन सा है, दोनों इक्वल कंपोनेंट्स होना चाहिए। तो उन्होंने साफ बोला था कि ऐसे आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल जो कंपोनेंट्स होते हैं सेम साइज और पोलैरिटी के, जिसमें कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन पता नहीं चलता, वो आइडियल सॉल्यूशन को एक परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन माने जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे बेंजीन का टॉलिन के साथ बना देता है, हेक्सेन का हेप्टेन के साथ बना देता है। यहां तक हमारी बात उन्होंने कंप्लीट करी, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि ये तो आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई, अब ऐसे सॉल्यूशन भी तो होंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, उनका जो राउल्स लॉ को ओबे ही नहीं करते, यानी जहां पर आपकी एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगी, जहां मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं होगा। ये ऐसे लॉ जो होते हैं वो राउल्स लॉ को मानते हैं, जहां पर ए बी का इंटरेक्शन यानी जो आपस में आपके ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, इन दोनों का इंटरमिक्सिंग बिल्कुल डिफर हो जाएगी सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मिक्सचर से, वो बिल्कुल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इन्होंने कहा इसमें भी हम दो तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। अगर हम ये कहें कि हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो राउल्ट लॉ से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीकर है प्योर कंपोनेंट के, वो है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर जो राउल्ट लॉ का जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कम आ रहा है राउल्ट की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी एबी का इंटरेक्शन है, ये एबी का इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किसके इंटरेक्शन से, आपस में इनके इंटरेक्शन से, तो वो नेगेटिव डेविएशन में आ गया। ये बात हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की है, ये हमने पहले ही बता चुके हैं कि एंथैल्पी इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी इज नॉट नॉट इक्वल टू जीरो,
डेल्टा एच भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक पार्ट है। तो ये आपके नॉन यानी दोज हु फॉलो द राउल्स लॉ दैट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, उसकी कंडीशन हम बता चुके हैं। The difference between the ideal and the non-ideal solution, तो on the basis of this table we can easily identify कि जो those who follow or obey the Raoult's law वो आपको ideal solution, और जो नहीं करते हैं वो आपका Raoult's law को वो non-ideal solution। अब molecular interaction की अगर हम बात करते हैं तो molecular interaction में क्या होता है, solute और solvent का mixing करने के बाद सेम हो जाए तो वो ideal solution, नहीं कर पाए तो वो non-ideal solution। वेपर प्रेशर की बात करते हैं, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो सेम होता है राउल्ट्स लॉ में, और अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो प्रेडिक्टेबल होता है वो, या फिर आपका कम होता है। एंथैल्पी की मिक्सिंग की बात करें तो हमेशा हमें पता होता है कि कोई भी हीट रिलीज भी नहीं होती ना कोई हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में वो 0 के इक्वल होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो हमारी बात रही ये। इसके बाद भी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग में बता चुकी हूँ, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बता चुकी हूँ, एजियोट्रॉप फॉर्मेशन, एजियोट्रॉप के बारे में आगे पढ़ेंगे कि एजियोट्रॉप होता क्या है और कैसे कैसे बनता है। तो यहां तक का तो हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, और दैट इज कॉल्ड योर एजियोट्रॉप। क्या होता है एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि टू और मोर लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसको अगर हम दोनों को मिक्स कर दे, बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा जिसको अगर हम देखें तो उसका लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और लिक्विड का और वेपर बनने के बाद कैसा होता है, सेम होता है, कि अगर आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करना चाहोगे तो यू कांट डू इट, ठीक है। अब चाहे उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसको छोटी सी लैंग्वेज में बात करें तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो इनका कॉम्पोजिशन रिमेन सेम रखता है या अनचेंज रखता है बाय डिस्टिलेशन, और इसमें जो आपके एजियोट्रॉप होते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा सेम रहता ही है, चाहे उसे आप बॉईल करो हाई पे चाहे लो करो। और ये जो डिस्टिलेशन होता है इसको आप फ्रैक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अल्टर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप आते हैं। अगर हम बात करेंगे ऐसे मिक्सचर जो आराम से इंटरमिक्स कर जाए, पता ही ना चले कि इनको मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, वो आपके होमोजीनियस एजियोट्रॉप्स होते हैं। और ऐसे मिक्सचर जो कंप्लीटली मिजिबल होते ही नहीं है वो हेट्रोजीनस होते हैं। यहां तक तो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मींस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर ले लिया और HCl को ले लिया। अगर वाटर को हम बॉईल करते हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बॉईल होता है अराउंड -84 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब इनका हम एजियोट्रॉप मिक्सचर लेंगे तो एट अराउंड हम 100 के अराउंड में 10 डिग्री सेल्सियस इंडिकेटिंग करता है कि इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जब इनको बॉईल करते हैं। ऐसी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम देखेंगे, वाटर हमारा बॉईल करता है, देखा जाए तो वाटर बॉईल करता है 100 पर जो अभी हमने देखा, और एथेनॉल को अगर हम लेते हैं वो बॉईल करता है अराउंड 78 डिग्री के है। तो जब उनका जो एजियोट्रॉप देखा है तो बॉइल जो होता है ना अराउंड 70-80 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट करता है इसमें लोअरिंग है, लोअर है बॉइलिंग पॉइंट इन दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने। तो अगर हम दोनों का ये बात एक डेफिनेशन देखें तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मींस होता है कि द लिक्विड सॉल्यूशन विच शो द नेगेटिव डेविएशन, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन को आइडियल सॉल्यूशन से बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में विच इज हायर देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी दोनों को मिक्स करने के बाद उसके प्योर कंपोनेंट से कैसा हो, ऊपर जाए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका नीचे जाए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और बाइनरी एजियोट्रॉप्स क्या होता है, बाइनरी एजियोट्रॉप्स ऐसे एजियोट्रॉप्स होते हैं जो कंसिस्टिंग करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूशंस को, एज मेंशन्ड इलस्ट्रेशन जो हमने दिखाया था एग्जांपल के लिए, वाटर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या वाटर का, इथेनॉल का। ऐसे ही टर्शरी एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसे एजियोट्रॉप्स होते हैं जो मोर देन 3 कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम क्वार्टनरी करें तो 4 हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कितने आपने नंबर ऑफ लिक्विड इसमें मिक्स करे हुए हैं। चलो ये तो हमारा आया। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस थे, कुछ ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लेकर आई हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज एजियोट्रॉप अफेक्ट डिस्टिलेशन, कैसे अफेक्ट करता है डिस्टिलेशन को। आपको पता है सिंपल है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे अफेक्ट करता है, दो ऐसे लिक्विड जिनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम होता है और डिस्टिलेशन कैन नॉट बी अल्टर,
प्रोपोर्शन ऑफ एजियोट्रॉप में। कैन वी सेपरेट? कर तो सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस जरूरी चाहिए? व्हाट इज बाइनरी एजियोट्रॉप्स? क्या बाइनरी एजियोट्रॉप्स होता है, कैसे एग्जाम्पल लेंगे? बाइनरी एजियोट्रॉप्स में है मिक्सचर ले लिया 2 कांस्टेंट का, एक है 95% एथेनॉल का, 5% वाटर का। सेकंड है ड्राइव्स क्या करते हैं एजियोट्रॉप को? सिंपल सी है, फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज नॉट अ सेपरेट बाय द सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। हेटेरोजीनियस एजियोट्रॉप का मतलब जानते हो? ऐसे दो जो इमिजिबल हो, यानी मिक्सचर में मिक्स करने पर मिक्स ही ना होते हो। लास्ट है आपका होमोजीनियस एजियोट्रॉप। होमोजीनियस एजियोट्रॉप जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, सिंपल सा मीनिंग है जो आपके कंप्लीटली मिक्स हो जाए। ये सारी चीजें एजियोट्रॉप पढ़ाते समय मैंने पढ़ाई है, पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसको दोबारा से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, यहां तक का तो अभी तक ये बात आपकी कि क्वेश्चन है आपका, अगर ध्यान से देखें तो वेपर प्रेशर दे रखा है अल्कोहल का। सबसे पहले तो हमें अगर राउल्ट्स लॉ लेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ एथिल अल्कोहल एट 298 केल्विन 40 mm ऑफ Hg, यानी वेपर प्रेशर जो है वो इतने टेम्परेचर पर 40 mm ऑफ Hg है। इसका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का, मेथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आपको दिया है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर? राउल्ट्स लॉ के ओबे करता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ध्यान पूर्वक आप ध्यान रखेंगे, यू शुड नो कि व्हाट इज अ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होता है? P इज इक्वल टू पी ए डॉट एक्स, यानी काई ए। अब ये पी ए डॉट आपको क्या है? प्योर सॉल्वेंट आपको किस चीज का दे रखा है? कह रहा है वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एथिल अल्कोहल का कितना दे रखा है? 40। सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन एथिल अल्कोहल का उसमें बोल रखा है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में विद मेथिल अल्कोहल के साथ 0.80 है। सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में सारा सामान ऐसा ही करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पता है फॉर्मूला क्या है, सब कुछ पता है। बस फर्क कहां पड़ता है कि जब आप लोअरिंग ऑफ प्रेशर निकालते हो उस केस में आपको मोल्स निकालने होते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल टू W/m है। W इज इक्वल टू वेट, कितना वेट दे रखा अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर हमें ग्लूकोज का मोल्स निकालने हैं तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? यानी फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का 66H12O6। सबको प्लस कर दो तो 180 आ जाएगा। कैसे आएगा? 6 है, 12 मोलर मास है, 6 प्लस अगर हम इसको देखें तो 1 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 से मल्टीप्लाई 12 भी लिखा है, प्लस आपका ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? जल्दी बताइए, इतना तो आना ही चाहिए, जल्दी बताइए। 16 बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 6। सबको प्लस करके देखो, जल्दी से जल्दी प्लस करो सबको। अब इतना चीजें तो मैम की देख के आप लोगों को आती ही है, लेकिन अब जल्दी जल्दी प्लस करके देखो। क्वेश्चन मेरे सारे बच्चों का मैं वेट कर रही हूँ किसका आंसर पहले आएगा। सो दे आप लोग क्या करोगे, जब आप लोगों के आंसर्स पहले आएंगे तो आप लोग फटाफट से उन क्वेश्चंस को करोगे। आपको आना चाहिए कि कैसे हमने किया है, कैसे हमारा होगा, हम कैसे करेंगे, है ना? तो वो चीज बहुत जरूरी है, और जो चीज आनी चाहिए बच्चों को तो फटाफट इसको निकालो। मैंने सारा आपको बता दिया, अब आप निकालोगे तो याद मैंने सब ठीक है तो आएगा 180। ठीक है, इसको प्लस करके वैसे ही वाटर का निकालो। अगर ध्यान रखोगे मोल्स ऑफ वाटर के तो H2O होता है, मोल्स ऑफ वाटर के निकालना है इज इक्वल टू W/m। W अगर हम देखें किसका वेट कितना दे रखा है, 90 ग्राम ऑफ वाटर वेट दे रखा है। 90 ग्राम वाटर में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 80। तो आंसर आ जाएगा 90/80। बस वही आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, इस चीज को बहुत ध्यान। अभी तक इसमें आपने सारी चीजें पढ़ी, राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A। ठीक है, हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा, स्पेशल केस पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी किए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा कि जब नॉन वॉलेटाइल मिलाते हैं तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे हो जाता है। तो आप लोगों को जो भी परेशानी है मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए जहां जिसको परेशानी, सो दैट मैं आपके ऑल द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं और बता सकूं। तब तक के लिए सब लोगों को, मेरे बच्चों को अपने घर में तैयारी कर